चलिए हम आगे। हाँ, तो कैपेसिटी की बात कर रहे थे। कैपेसिटी इज द क्या है, रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल। कैपेसिटी इज द रेशियो चार्ज टू द पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को रेज करने में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे, कैपेसिटी। ऐसा यूनिट इसकी क्या थी, ऐसा यूनिट थी इसकी फैराड, यानी एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करते थे। डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपसे पूछा था तो आप लोगों ने बताया था, यस याद आ गया मेरे को। डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने क्या बताया था, m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2। तो ये आपने डायमेंशन फॉर्मूला बताया था। नेक्स्ट, अच्छा फिर मैंने नोट डाल के लिखवाया था, आप नोट डाल के लिख लेंगे। एक, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल शेप की बात कर रहे हैं, एक आता है स्पेरिकल कंडक्टर के लिए। तो कैपेसिटर फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, ये जस्ट आप याद रख लो क्योंकि कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। तो ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ पे आर क्या है, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर है? तो ये था, नोट डाल के यहां तक बात। फिर आती है कैपेसिटर। कैपेसिटर का डेफिनेशन लिख लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस होता क्या है। नाउ कैपेसिटर का डेफिनेशन पर लिख लेंगे। इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। ये डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी। तो ये होगी कैपेसिटर की डेफिनेशन। फिर हमें करनी थी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन सर हम रिपीट करेंगे सब। करना, क्या चीज? रिपीट करना एक बार कैपेसिटर की डेफिनेशन। इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट फॉर यस सर। स्टोरिंग लार्ज अमाउंट, फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट of electric charge, of electric charge and hence electric energy, storing large amount of electric charge and hence electric energy in a small space, in a small space. नेक्स्ट टॉपिक, अब हम इसकी करेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हम निकालेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सिंपल पैरेलल कैपेसिटर जिसके अंदर सिर्फ दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो वो हम पढ़ेंगे अभी, डिराइव करके निकालेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, यानी मेटल कंडक्टर होता है। ठीक है, इसका ये डायग्राम ऐसे आता है। इस इनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए। एरिया क्या होता है, ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर पॉजिटिव मान लीजिए और इसके ऊपर नेगेटिव, और इसकी हम कर देते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मैंने समझाया हुआ है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके ऊपर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी है। प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हुए हैं, क्योंकि कैपेसिटर पे क्या होता है कि चार्ज स्टोर होते हैं। तो जब इस पे स्टोर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसमें क्या क्या देखा हमने, प्लेट 1 हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाय ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, दैट इज क्यू बाय ए। इसी तरीके से प्लेट टू हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। सर ये तो करा दिया था। करा दिया था ये, चलिए छोटी सी है, जल्दी से कर लेंगे। तो माइनस क्यू बाय, कुछ नए बच्चे आए वो देख लेंगे, माइनस क्यू बाय ए। तो माइनस क्यू बाय ए क्या आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव है इसके ऊपर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज उधर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है। क्लियर है बात। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट, गॉस थ्योरम थर्ड एप्लीकेशन, शीट की वजह से, थिक शीट की वजह से क्या निकाला था आपने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही निकाला था ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा किसके बराबर है, क्यू बाय ए के। तो सिग्मा की वैल्यू डाल दी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ाया था, E इज इक्वल टू dV बाय dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ाया था dV बाय dr। तो टोटल वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, V बाय r, r मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह हम d लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस d है। और V इज तो क्या हो जाएगा, E इंटू में d। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E इंटू में d। और E की वैल्यू क्या है, Q बाय, E की वैल्यू क्या है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D। तो ये तो आ गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q बाय V, तो Q क्या है हमारा, तो Q ही है चार्ज। V की वैल्यू हमने निकाला है Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q गया तो आपने क्या देखा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ये क्या आ गया आपका, किसी भी सिंपल कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट जिसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी या एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि फ्री स्पेस की बात हो रही है, तो ये सबसे सिंपल यानी फ्री स्पेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट, क्लियर है सभी को। मैं अभी इंक लेके आया। ओके, तो सभी को क्लियर है।
अब आगे देखो, इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर आपको ध्यान हो, आगे इसके हम लिख सकते हैं, व्हेन प्लेट्स आर separated by dielectric मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम आ जाएगा तो उसमें हम क्या लिखते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम के बराबर लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूंगा, यानी कोई मीडियम कर दूंगा, तो जब फ्री स्पेस की बात कर रहे थे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था, यानी एप्सिलॉन नॉट यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आप कौन सा ले रहे थे, फ्री स्पेस वाला। बट अगर आप मीडियम की बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मीडियम के लिए निकालोगे। किसके लिए निकालोगे, मीडियम के लिए। मीडियम के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम का, एप्सिलॉन ए बाय डी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ए बाय डी। अब एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, कोई बताएगा, एप्सिलॉन मीडियम किसके बराबर होगा। अच्छा चलो, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो ही बता दो। चैप्टर 1 का भी आप कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, तो चैप्टर 1 रिवाइज किया होगा, के का रेशियो ही बता दो परमिटिविटी के बेस पे। E by E m, sorry, E by E naught. E by E नॉट, हाँ, E by E नॉट, यानी कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट मीडियम टू द फ्री स्पेस। तो अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर, है ना। अगर एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, ये रेशियो होता है, तो एप्सिलॉन मीडियम वाला किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। तो इस एप्सिलॉन की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, एप्सिलॉन आर इनटू में एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कैपिटल के, तो इसकी जगह पे आप के यूज कर सकते हो। तो ये आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब ये किसके बराबर है, ये जो चीज है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वो है फ्री स्पेस के बराबर, वो है फ्री स्पेस के बराबर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि जो मीडियम का कैपेसिटर होगा वो के टाइम्स सी नोड के बराबर हो जाएगा, के टाइम्स सी नोड के बराबर हो जाएगा। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में प्लेट्स के बीच में अगर आप कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। उसका कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, के टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, के टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। यानी कि आपसे बोला जाए कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, और आपसे बोले कि एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि उसकी वैल्यू है 4 फैराड या 4 माइक्रो फैराड, है ना, 4 माइक्रो फैराड। तो आप बोलो कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जस्ट आपको दिख रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के टाइम्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइक्रो फैराड। यानी कि आपने क्या करा, के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ध्यान रखो आप, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को कि क्या हो जाएगा, अगर हम पैरेलल प्लेट के बीच में मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, आगे देखिए। सर एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। एप्सिलॉन सिंबल का नाम है, बट हम जो टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। जैसे ये के है, के सिंबल का नाम, बट हम यहाँ बोल क्या रहे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसी तरीके से एप्सिलॉन इस सिंबल का नाम है बस, बट यहाँ पे ये है क्या, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम। क्लियर है? सर हम्म,
तो ये बात समझ में आई। अब इससे एक चीज और पता चलती है, इससे एक चीज और क्या पता चलती है, इससे हमें ये पता चलता है कि एप्सिलॉन यानी रिलेटिव परमिटिविटी के जो हमने अभी तक रेशियो पढ़े हैं, क्या क्या रेशियो पढ़े हैं, एक तो यही रेशियो पढ़ा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा रेशियो क्या पढ़ा था एफ नॉट बाय एफ, तीसरा रेशियो क्या हो सकता है, अगर यहां से रेशियो निकाले तो क्या निकालोगे, मीडियम टू द सी नॉट, मीडियम टू द सी नॉट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो सी एम मीडियम टू द कैपेसिटेंस टू द फ्री स्पेस भी हो सकता है। तो ये कुछ रेशियोज है, मतलब आपको ये रेशियोज ध्यान रखने हैं। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं फोर्स के, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन इसके बेस पे भी बनाई जा सकती है, इसके बेस पे भी बनाई जा सकती है, और इसके बेस पे भी बनाई जा सकती है। ठीक है, ये क्लियर है। और अगर मान लो ये एफ नॉट बाय एफ है तो एक रेशियो और बन सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई नॉट बाय ई, क्योंकि एफ और ई तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ई नॉट बाय ई हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, तो ये रेशियोज हो गए। क्लियर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एफ क्या है? एफ फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अच्छा ठीक है। हाँ, एफ फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर एक डाउट और है। हाँ बोलिए। आपने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में पढ़ाया था कि कार में कैविटी होती है हम्म, तो उसमें वो कैविटी कार के होती है। अंदर रहना चाहिए जब थंडर होता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या थी उसकी? एक्सप्लेनेशन ये थी कि जब कोई भी, जब कैविटी होती है और अगर उसमें जैसे थंडर होता है, तो बेसिकली क्या है, थंडर होगा तो एक करंट पास हो रहा है ना, तो जब करंट पास होता है, यहाँ देखिए जब करंट पास होता है तो ये कैविटी है, तो मान लो यहाँ पे ये चार्ज आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे चार्ज क्या होंगे, सरफेस पे लाई कर जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि चार्ज अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अंदर कोई मटेरियल है नहीं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाता है, और अगर अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कंडक्टर है, कैविटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो थंडर आया है या कोई चार्ज है या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका कोई इनसाइड कोई इफेक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या बन जाती है, जीरो। इसका रीजन एक और मैंने बताया था, कंडक्टर वाला केस, कि अगर वायर में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो इनके चार्ज क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, अलग अलग साइड चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बट कंडक्टर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जो कि इसके अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगी, कैंसिल। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो जीरो, उसका कोई अंदर इफेक्ट नहीं आएगा, तो सारे के सारे चार्ज सरफेस पे ही लाई कर जाएंगे कैविटी के, जिसकी वजह से अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अंदर रहो, ताकि थंडर आता है तो थंडर का इफेक्ट अंदर नहीं जाएगा, कैविटी के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है? यस सर। नहीं हुआ? आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे नहीं हुआ क्लियर। नहीं सर हो गया। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ले लिए रेशोज और, हाँ रुको रुको, मैं ये मिटा रहा हूँ बस जो एक्स्ट्रा कराया था। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये अभी भी ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? सर एक बार स्क्रीन के ऊपर टैप कर दो ना। हाँ वही कर रहा हूँ मैं, अभी ठीक है? नहीं सर। अब से ठीक है, हाँ सर अब सही है। ओके ठीक है। वो नेट का हो जाता है, कई बार नेट स्लो होता है ना तो फिर ब्लर ही, वो ब्लर डाउनलोड होता है ना, इसलिए ब्लर हो जाती है स्क्रीन, तो नेट की स्पीड पे फर्क आ जाता है, ये भी फर्क होता है। तो ले लिया सभी ने स्क्रीन शॉट?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या है, जैसे आपने रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है कैपेसिटेंस का, यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लेके चलना है सॉरी, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला केस आता है सीरीज का, हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं सीरीज। सीरीज में अगर आप लगाओगे तो कैपेसिटर हमने ये सीरीज में लगा दिया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। और अगर आपने बैटरी कनेक्ट करी हुई है तो पोटेंशियल V है। तो अब सीरीज में क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है? सीरीज में क्या डिफरेंट, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एंड टू एंड कनेक्शन होता है। सेम क्या होता है? कुछ सेम और डिफरेंट होता है ना। पोटेंशियल देखिए, सीरीज कनेक्शन जब होता है तो उसका पोटेंशियल अलग अलग होता है, सबको अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। और सेम क्या होता था? करंट। बट कैपेसिटर के केस में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो करंट का नहीं पढ़ा है, चार्ज का पढ़ा है। यानी कि हर किसी को चार्ज कैसा मिलेगा? सेम चार्ज मिलेगा। कैसा चार्ज मिलेगा? सेम चार्ज मिलेगा। तो वही चीज है। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन हम करते थे, 10th में सीखा था आपने, तो जो डिफरेंट होता था उसका ऐड करते थे। जैसे कि V1 अगर मैं निकालूंगा तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय C, है ना। अब चार्ज तो सबको सेम मिलेगा तो चार्ज तो क्यों रहेगा, बट कैपेसिटेंस क्या होगा? C1। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? V2। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय C2। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? V3। V3 क्या हो जाएगा? Q बाय C3। और टोटल अगर आप निकालोगे तो उसको क्या लिख दोगे? Q बाय सीरीज। ठीक है, सीरीज वाला केस है। तो ये केस हुआ। अब यहाँ ध्यान रखना, जब मेरा सेम कहने का मतलब होता है, सेम का मतलब होता है कि इन सभी, तो सम आने के बाद अगर आप देखोगे Q कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इधर क्या है? Q बाय CS। तो Q से Q गया तो 1/CS इज इक्वल टू क्या बचा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि क्या हुआ? अगर आपको याद हो, जब रेजिस्टेंस का केस होता था तो सीरीज में हम सिंपल ऐड कर देते थे, बट अभी कैपेसिटेंस के केस में आपको 1 बाय करके ऐड करना है। ठीक है, कैपेसिटेंस के केस में आपको 1/1 ऐड करना है, यानी 1 बाय करके आपको ऐड करना है, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से पैरेलल का देखिए। पैरेलल का मतलब है, पैरेलल में आपने कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, C1 C2 C3। अब पैरेलल में क्या होता था कि पोटेंशियल सेम होता था, करंट अलग अलग होता था। बट यहाँ पे करंट का कोई केस नहीं है, चार्ज का है। तो यहाँ पे चार्ज क्या मिलेगा? यहाँ पे चार्ज मिलेगा Q1, यहाँ पे चार्ज मिलेगा Q2 और यहाँ पे चार्ज मिलेगा Q3। ठीक है, Q1 Q2 Q3 अलग अलग चार्ज मिल गया। क्लास 7 बजे तक चलेगी मानसी जी, 7, 7:15 तक, 7:10 तक, जब तक टॉपिक खत्म हो जाए। कहीं जाना है आपको? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो डिफरेंट होगा उसी को ऐड करेंगे।
तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो Q1 अगर मैं निकालूंगा तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, CV। CV यानी कि C1 इंटू में V पोटेंशियल सेम है। इसी तरीके से आप Q2 निकालोगे, Q2 इक्वल टू क्या होगा, C2 इंटू V। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, Q3, तो Q3 क्या होगा, C3 इंटू में V। और टोटल चार्ज अगर आप निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, पैरेलल इंटू में V तो सेम ही मिलना है। तो सेम मिलना है इसका मतलब क्या है कि सारे वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल निकालना है, तो टोटल आप निकालोगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल टू क्या है, CP इंटू में V। Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा आपका C2V, Q3 हो जाएगा आपका C3V। V को कॉमन लोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि CP इंटू में V से V कैंसिल, तो पैरेलल इज इक्वल टू क्या आ गया, C1 C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेलल में आपको क्या कर देना है, सिंपल ऐड कर देना है। अब अगर आपको ध्यान हो तो सीरीज रेजिस्टेंस के केस में हम क्या करते थे, इस ये वाला सीरीज का केस होता था रेजिस्टेंस के केस में, और ये पैरेलल का। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस के केस में क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यानी कि अगर आप पैरेलल कैपेसिटर्स को पैरेलली ऐड करोगे तो आप सिंपल ऐड कर दोगे, और अगर सीरीज में ऐड करोगे तो 1 बाय करके आपको ऐड करना है। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज इसके 2-3 हम न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 1-2 क्विज कर लेते हैं न्यूमेरिकल का। अच्छा, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। आगे देखिए, हाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वैल्यूज लिखते चलेंगे। द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफैराड when air between the plates is replaced by a dielectric slab of K into में K is equal to 2। कैपेसिटेंस क्या हो गया, 10 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, यानी कि कैपेसिटी प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, 10 माइक्रोफैराड हो जाती है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। तो जब वो एयर था यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तब उसकी कैपेसिटी क्या थी, जल्दी से निकाल के बताएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। कितना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया आपने तो। 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। सर 20 20 कैसे आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, 5 हाफ हो जाएगा ना। यस सर। देखिए मीडियम आपको 10 माइक्रोफैराड दे रखा है, तो सी एम इज इक्वल टू क्या होता है, के सी नॉट, यानी के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है।
और के की वैल्यू गिवन है, सी एम की वैल्यू गिवन है, सी नोट निकालना है। तो सी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियम बाय के। तो मीडियम कितना दे रखा है 10 माइक्रोफेराड और के की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 5 माइक्रोफेराड। तो यानी कि जब उसमें कोई भी मीडियम नहीं था तो 5 माइक्रोफेराड क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। ये इस क्वेश्चन है। दूसरा देखिए एक नेटवर्क क्वेश्चन है, ये टाइप के आपने क्वेश्चन बहुत किए हैं इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ट्वेल्व वोल्ट बैटरी है, 8 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, ए बी सी। ये आपके पास एक नेटवर्क दे रखा है कैपेसिटर का। क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज अपेयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स शोन इन फिगर। Find the charge appearing on each of the 3 capacitors shown in figure। यानी कि इस फिगर में जो 3 कैपेसिटर है तीनों में क्या क्या चार्ज आएगा वो कैलकुलेट हमें करना है। तो देखिए अब यहाँ तरीका देखो, जब भी आपको कभी नेटवर्क दिया जाए, हम सॉल्यूशन देखते हैं, आप लोगों को दूंगा तो आप तो पूरी क्लास ही लगा दोगे। तो जब भी आपको नेटवर्क दिया जाए तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंपल बना लो हॉरिजॉन्टल वे। सिंपल बना लोगे तो इजी हो जाएगा। अब इसका सिंपल क्या हो सकता है, देखो बैटरी का एक एंड एक साइड रखो, बैटरी का दूसरा एंड दूसरी साइड रखो। मान लो मैं इस साइड से चल रहा हूँ, इस वाले एंड से, बैटरी के इस एंड से चल रहा हूँ, तो इस एंड से चलूंगा तो ये बैटरी गई, यहाँ से हम ए की तरफ गए तो ये कैपेसिटर आ गया ए। उसके बाद आगे गए तो ए के आगे गए तो 2 वायर में बट गया, तो 2 वायर में बट गया तो एक ऊपर ले जाओ एक नीचे ले जाओ। अब ऊपर वाले में सी है नीचे वाले में बी है, तो ऊपर वाले में सी आ गया और नीचे वाले में बी आ गया और आगे जाके जुड़ गए हैं। ठीक है, आगे जाके जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद वो कहाँ गए हैं, बैटरी में, तो ये आ गया बैटरी। ठीक है, और यहाँ से आप कर दो इसको बैटरी को कनेक्ट, ये आ गया आपका बी। ये था आपका 8 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड और ये 4 माइक्रोफेराड। बैटरी कितनी की है 12 वोल्ट की, बैटरी है 12 वोल्ट की। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये सीरीज है। ठीक है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, पैरेलल को, क्योंकि पहले देखो हर एक पे चार्ज निकालने के लिए आपको पहले टोटल चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल चार्ज पोटेंशियल ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर उसको ऐड करके टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने से होगा क्या कि आपको टोटल कैपेसिटेंस पता है, टोटल पोटेंशियल पता है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, है ना, टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल चार्ज की वैल्यू सेम होती है सीरीज के लिए, टोटल चार्ज की वैल्यू सेम होती है सीरीज के लिए। तो सीरीज में कौन कौन है, ए एंड ये दोनों आपस में सीरीज में, तो यानी कि जो टोटल चार्ज आएगा वो इसके ऊपर भी वही सेम चार्ज होगा जितना इसके ऊपर होगा। सॉल्व करके देखते हैं, देखिए। तो पहले हम ए और बी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सी डैश नाम दे रहा हूं, सी प्लस 1 बाय, अच्छा ये पैरेलल है, सॉरी पैरेलल है तो आप सिंपल ऐड कर दोगे, सी और सी बी को आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 कितना आ गया, 4 कितना आ गया 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड। ये किसका आया, सीपी का। टोटल निकालोगे सीरीज का केस तो आप क्या कर दोगे, सी ए प्लस सी पी, सीरीज का केस निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय सी ए प्लस 1 बाय सी पी। तो 1 बाय सी ए कितना है 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8, तो कितना हो जाएगा 2 बाय 8, यानी कि सी एस कितना आ जाएगा 4, यानी ये 1 बाय 4, तो ये कितना हो गया सी एस कितना आ गया आपका 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, सी एस कितना आ गया 4 माइक्रोफेराड।
तो ये तो आ गया टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, ये क्या आ गया आपका टोटल कैपेसिटेंस। अब देखो टोटल चार्ज क्या आएगा, Q टोटल आपका आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो CS इंटू V, CS आपका टोटल है और टोटल पोटेंशियल 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्ट कितना है 12, तो 12 4 जा 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये आया चार्ज, ठीक है, 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखोगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा टोटल, टोटल चार्ज आया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये टोटल चार्ज जो आया है वो सीरीज में सेम होता है, सीरीज में कौन कौन है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है और ये पूरा सीरीज में है ना, तो यानी कि QT इसको भी मिलेगा और QT इसको भी मिलेगा, तो चार्ज ऑन ए क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन ए आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, 4.8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। और ध्यान दीजिए अब इस पे जो चार्ज आया है, अगर आप देखोगे दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, इक्वल है, दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर कैपेसिटर इक्वल होते हैं तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, अगर कैपेसिटर अलग अलग होते तो उनके हिसाब से हमें पोटेंशियल निकालना होता और फिर उसके बेस पे हमें निकालना होता, पर यहाँ पे कैपेसिटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको क्या करते हैं, हाफ हाफ बांट सकते हैं, तो QB पे और QC क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि होंगे 4.8 इंटू 10⁻, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 48 10⁻⁻6 था तो 48 माइक्रो कूलम था, अपॉन में डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 24 माइक्रो कूलम QB के ऊपर और QC के ऊपर। तो ये आपके आंसर आ गए जो उसने पूछा था। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए इसके अंदर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर जो QA है उसमें तो CS की वैल्यू 8 है ना? CS की वैल्यू 8 कहाँ है, CS की CA वैल्यू CA सर CA CA QA CA, हाँ 8 है, तो उससे हमें क्या लेना है, सर आपने फिर उसमें क्या किया है, इसमें भी 4.8 कैसे? ये कैसे, अच्छा वो मैं समझा रहा हूँ। देखो हमने क्या किया है, सीरीज जब केस होता है तो सीरीज में हम ये नहीं देखते हैं कि हर किसी की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सीरीज में हम ये नहीं देखते कि अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम ये नहीं देखते कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, हमें ये देखना होता है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, क्योंकि सीरीज में जो वैल्यू अलग अलग होती है वो पोटेंशियल अलग अलग होती है, तो यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पोटेंशियल के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं या पोटेंशियल के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या होता है कि जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये चार्ज यानी कि करंट फ्लो होके जाएगा ना इसमें से, तो करंट फ्लो होके जाएगा इसका मतलब चार्ज भी फ्लो होके जाएगा, अब चार्ज इसमें जो जाएगा वो आगे भी सेम ही जाएगा, तो यानी कि जब आप टोटल चार्ज निकालते हो तो सभी को इक्वल अमाउंट में देते हो, उस डजंट मैटर कि उसका 8 माइक्रोफैराड था या 4 माइक्रोफैराड था, आपने टोटल वैल्यू निकाल ली है। इसके लिए अगर मान लो जैसे आप कह रहे हो कि इसका 8 माइक्रोफैराड है, तो अगर इसके लिए मैं फॉर्मूला निकालता Q इज इक्वल टू CV लगाना होता है, QA इज इक्वल टू CA इंटू में VA, यही करना पड़ता है ना हमें। अब अगर QA निकालना है तो CA की वैल्यू चलो मान लो 8 माइक्रोफैराड है, पर क्या आपको इस पोटेंशियल V की वैल्यू पता है, इसके V की वैल्यू पता है, सीरीज में तो पोटेंशियल अलग अलग होता है, हमें ये नहीं पता है ना, सीरीज में हमें पोटेंशियल के बारे में नहीं पता क्योंकि ये सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो हमने क्या किया, हमने दूसरा तरीका ले लिया, हमने ले लिया कि हमें टोटल पोटेंशियल पता है तो हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। अब अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, तो हमने क्या किया, पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाला,
फिर उसके बेस पे टोटल चार्ज निकाल लिया। अब जब टोटल चार्ज आ जाता है तो मैंने एक बात बताई, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज सेम रहेगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। और सेम का मतलब मेरा ये कहने का है कि जो आप टोटल वैल्यू निकाल रहे हो वही सेम है। मतलब सेम टर्म, मतलब सेम तो है पर सेम टर्म इज इक्वल टू टोटल, यानी कि जो वैल्यू आप टोटल निकाल रहे हो वही सेम है। और सेम का मतलब वही टोटल वैल्यू सबको आपको देनी है। जैसे सीरीज में सेम क्या रहने वाला है, चार्ज, तो सेम मतलब टोटल, यानी कि आप टोटल चार्ज निकालो और वो सभी को सेम दे दो। पैरेलल में क्या सेम रहने वाला है, पोटेंशियल। पोटेंशियल में आप टोटल चार्ज पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल निकालो और वो सभी को सेम दे दो। समझे? समझ में आया? ये क्वेश्चन किसका था? सर मेरा। हाँ समझ ठीक है, गई। समझ गए। तो हमने क्या किया कि यस हमने सर। टोटल चार्ज निकाला और उसको सीरीज में सेम दे दिया, यानी टोटल दे दिया। इसीलिए हमने टोटल चार्ज जो 48 माइक्रोकूलम निकाला, ये 48 माइक्रोकूलम, ये इसको भी सेम दे दिया और इस पूरे को भी सेम दे दिया, क्योंकि ये आपस में क्या है, सीरीज में है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, सेम का मतलब टोटल होता है, टोटल हमने निकाला है। बस ये करना है आपको। तो टोटल निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको भी 48 दिया है हमने, पर ये दोनों इक्वल है तो इसलिए इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इजी हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। समझे? ये इजी हो गया क्यों? क्योंकि ये इक्वल है। अब इसमें और आगे क्या हो सकता था, इसमें और आगे हो सकता था कि मान लो कि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, तो और हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो हम क्या करते, हम करते कि ये जो वैल्यू अलग अलग होती तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका आप चार्ज निकाल चुके हो, ए का चार्ज निकाल चुके हो, ए का कैपेसिटेंस पता है, तो ए का आप क्या निकाल लेते, पोटेंशियल निकाल लेते, क्योंकि सीरीज में तो पोटेंशियल अलग अलग होता है। ए का आप क्या निकाल लेते, पोटेंशियल निकाल लेते। तो मान लीजिए आपको ए का पोटेंशियल मिल गया, ठीक है, क्योंकि अभी चार्ज पता तो पोटेंशियल निकल सकता है। तो 8 8 6 आएगा, ठीक है, 6 वोल्ट आएगा, यानी कि 6 वोल्ट इसको मिलेगा। अब अगर मान लीजिए, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो अगर इसको 6 वोल्ट मिला है तो बचा हुआ वोल्ट किसको मिलेगा, इस पूरे को मिलेगा। अगर इसको 6 वोल्ट मिल गया तो बचा हुआ किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो यानी कि इसको भी कितना मिल गया, 6 वोल्ट। अब ये 6 वोल्ट देखो, ये दोनों पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो 6 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 6 वोल्ट इसको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जो टोटल होता है वही सेम होता है, तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट सेम मिल गया पैरेलल। फिर आप देखो, अब इसका पोटेंशियल भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो चार्ज आ जाएगा। इसका पोटेंशियल भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो चार्ज आ जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो। समझ में आया? किसी को कोई डाउट किसी बात को लेके तो दोबारा पूछ सकता है। अगर सभी को समझ में आ गया है तो यस यस करते चले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सबसे बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जिसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी से, इन्हीं के बेस पे। एक तो होमवर्क आपका जो पीडीएफ का था 12th क्वेश्चन 1.13, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो पहले, फिर मैं इसको रब करके फिर मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, या इधर ही लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में आप एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे 1.13, ये एग्जाम्पल है, इसको आप करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है 2.9, एग्जाम्पल नंबर 2.9। एग्जाम्पल नंबर 2.9, एंड ये तो अभी किया नहीं है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.5, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.5, 2.6,
2.7 2.8। तो आज तक जितना टॉपिक हुआ ये सभी उनके बेस पे ये क्वेश्चंस हैं 2.8। तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं इन्हीं के बेस पे, तो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना होगा। अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को है सर डाउट? आप इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजोगे? रिकॉर्डिंग अभी चाहिए इसकी? ये सर ग्रुप में भेज देना। चलिए ठीक है। हाँ, दूसरा एक फीस के लिए मैंने बोला था आप लोगों को, तो जो जो कर सकता है प्लीज जल्दी से कर दे। और जिन्होंने कुछ बच्चों ने बात की थी मेरे से, और किसी को अगर करनी है तो पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। कोई को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कुछ और रिलेटेड बात करनी हो तो इससे तो कर लेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्स मैंने ग्रुप में भेज दी थी, तो आप लोग फीस सबमिट कर दी। दिव्यांशु, मेरी आपकी मम्मी से बात हो गई थी, तो आपको कोई इशू नहीं है। बाकी प्लीज आप देख लीजिए। क्लियर है सभी? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।